लेक्चर इन बॉटनी। अच्छा, यहाँ पे आज जो लेक्चर है हमारा वो है एलजी से रिलेटेड। जहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होना जो है वो एक ट्रिक है। ठीक है, मतलब शॉर्ट लिस्ट होना आपके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ऐसे है कि चीज़ों को आपने इस तरीके से तैयार करना होता है कि आपने जो नया बंदा है जो पहली पहली बार अपीयर हो रहा है या सेकंड टाइम अपीयर हो रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा इशू ये होता है कि उसको ये समझ नहीं आती कि मैंने क्या कुछ तैयार करना है। ठीक है, मतलब आपके लिए सारी बॉटनी है या आपके लिए सारी जोलॉजी जो है, आपके लिए सबसे बड़ा इशू ये होता है, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमने क्या कुछ तैयार करना है और हमने शॉर्ट लिस्ट कैसे होना है। मैं फिर बता रहा हूँ, शॉर्ट लिस्ट होना एक ट्रिक है। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है एलजी। ठीक है, मैंने इसमें ना तकरीबन एलजी को पाकिस्तानी बुक से थोड़ा इंडियन बुक से पढ़ के जो उसके मेन पॉइंट्स है वो तमाम के तमाम मैंने नोट किए हैं, आप लोगों को यहाँ पर नोट्स में प्रोवाइड किए हैं। इससे हटकर बहुत कम चांसेस होता है कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब आपने सारा एलजी उसकी डेवलपमेंट वगैरह आपने तैयार नहीं करनी होती। मैं आपको बताऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस हद तक तैयार करना होता है। और यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि आप लोग ये अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा कि अगर आप नहीं भी तैयार करते तो भी कोई इशू नहीं है। क्योंकि एक बात आप लोग माइंड में रख लें कि जितने लोग भी टेस्ट में अपीयर होते हैं, तकरीबन फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं लोग तैयार करके जाते हैं। जो लोग तैयार करके जिन चीज़ों को नहीं जाते वो एलजी, फंजाई, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इनको हम जितनी बार पढ़ लें हर बार माइंड से निकल जाती हैं। तो यहाँ पर इसलिए इनके लिए खास तौर पे नोट तैयार किए हैं। बहरहाल मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ कि एलजी जो है इसकी स्टडी साइकोलॉजी बोलते हैं इसको। और पहली बार जो एलजी की टर्म यूज की लिनियस ने की 1753। देखें, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप इस चीज़ों को साथ साथ मैं बता देता हूँ कि आप इनको हाईलाइट कर लें या अपने माइंड में रख लें कि आमतौर पे साइंटिस्ट आपसे पूछ लिया जाता है। मतलब एलजी की जो टर्म है पहली बार इंट्रोड्यूस किसने करवाई? लिनियस। हो सकता है इसका सन ना आपसे पूछा जाए अभी कब करवाई। बहरहाल आपको साइंटिस्ट यहाँ पर याद रखना जरूरी होगा। उसके बाद यहाँ पे नोट्स पे मेंशन किया हुआ है कि इनका ओरिजिन कब हुआ, प्रोटोजोइक एरा में हुआ। और उसके अलावा ये डोमिनेट कब कर रहे थे? ऑर्डोविजन पीरियड में। ये पॉइंट अगर आप नहीं भी तैयार करते, कम से कम ऑर्डोविजन पीरियड आपको तैयार करना कुछ आसान होगा। जब माइंड में आप रख लें, हो सकता है कि ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछ ली जाए, बहरहाल इसके चांस कम है। उसके बाद एलजी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स वो तकरीबन आप लोग जानते हैं। नॉन वास्कुलर प्लांट बॉडी है इनकी, सिंपल यूनिसेलुलर हैं, सिंपल यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन के अंदर मौजूद हैं। मतलब इनका सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर नहीं है बल्कि यूनिसेलुलर है। आप एंथ्रीडियम आर की गुनिया पढ़ेंगे, वहां पर हर सेल क्या कर रहा होता है, मिसाल के तौर पे एंथ्रीडियम के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर हर सेल क्या कर रहा होता है, अपना स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा होता है। वो मल्टी सेलुलर नहीं है बल्कि यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन है। और एक और बहुत बड़ा करेक्टर इसका जो इनको प्लांट से जो है अलग करते हैं, इनको डिस्टिंग्विश करते हैं, वो ये है नो एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब एलजी के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होती। के बाद इसका बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है बोथ जनरेशन आर इंडिपेंडेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि गेमिटोफाइट पोरोफाइट पे डिपेंड कर रही हो या स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पे डिपेंड कर रही हो, ऐसा नहीं होता। बोथ जनरेशन में क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। ये थोड़ा सा इसका इंट्रो था। उसके बाद पहला यहाँ पर पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इसकी हैबिटेट क्या है। देखें, अब तक हम सब ये जानते हैं कि एलजी क्या है, एक्वेटिक है। ठीक हो गया। बहरहाल एक्वेटिक में भी फर्दर आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। मैं आप लोगों की जो तैयारी करवाना चाह रहा हूँ एमसीक्यूज के हवाले से। स्टेगनेंट वाटर में अगर हम बात करें तो यूनिसेलर में से हमने कहा क्लेमेडोमोनास मौजूद होता है। इसके अलावा कॉलोनियल जो स्पीशीज हैं, खासतौर पे मैं ग्रीन एल्गी की बात कर रहा हूँ, स्टेगनेंट वाटर में आपको क्लेमेडोमोनास मिल जाता है, वॉल्वक्स मिल जाता है, हाइड्रोडिक्टियन मिल जाता है स्टेगनेंट वाटर में। उसके बाद स्लो रनिंग वाटर है, वहाँ पे क्लेडोफोरा है, ऑडोगोनियम है, जुलपसिक्स है, वाचेरिया। ये बात पॉइंट भी अगर आप मिस कर देते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। इतने ज़्यादा डीप में आपसे पूछना कि स्टेगनेंट वाटर में क्या है, स्लो रनिंग में क्या है, ये बहुत कम चांस होते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने लाजमी तैयार करना है। मतलब आपसे एपिजोइक एपिजोइक अलगा का पूछ लिया जाएगा कि कौन सा है। ठीक है, आप बताएंगे क्लेडोफोरा है,
और कौन से जानदार के ऊपर मौजूद होता है, ये स्नेल के ऊपर मौजूद होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार एमसीक्यूज में पेपर में लास्ट टाइम आ चुका है, इसको आप नोट कर लें। क्लेडोफोरा का पूछा जाता है, स्नेल के ऊपर मौजूद होता है। उसके बाद एक और एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है, सेफेलियोरस। हमसे जोलॉजी वाले यही जो है वो आमतौर पे बायोलॉजी में उनका हमसे एतराज होता है कि आपकी एलजी ज्यादा आ जाती है। तो यहाँ पर देखें, सेफेलियोरस रेड रस्ट ऑफ टी ये काज करता है, पैरासाइटिक अलगा है सेफेलियोरस, रेड रस्ट ऑफ टी का टी। ये हमने कहा कि सेफेलियोरस को आप इसमें हाईलाइट कर लेंगे। एनाबीना, ये इसके बारे में आप बताएंगे, इनकी हैबिटेट बता रहे हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है एनाबीना, किसके साथ? हमने कहा कि साइकस के साथ। कोरलाइड रूट्स ऑफ साइकस में मौजूद होता है एनाबीना। तो ये तीनों पॉइंट्स आप इसको हाईलाइट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिए जाते हैं। बाकी ग्रीन एलजी की ऑर्गेनाइजेशन पे थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि यूनिसेलुलर कौन सा होता है, उसकी एक दो एग्जांपल आपको आनी चाहिए। कॉलोनियल कौन से हैं, उसके बाद फिलामेंटस कौन से हैं। यूनिसेलुलर में आपको जैसे पहले बता चुका, क्लेमेडोमोनास मोटाइल है, इसमें फ्लैजेला मौजूद होते हैं। नॉन मोटाइल में आपके पास क्लोरेला है। इस तरीके से कॉलोनियल जो है ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर आपके पास वाल्वक्स है, इसी कॉलोनी मोटाइल होती है। हाइड्रोडिक्टियन है, ये नॉन मोटाइल है। फिलामेंटस में सिंपल जो फिलामेंट मौजूद होता है, यूलोथ्रिक्स में ब्रांच फिलामेंट मौजूद होता है क्लेडोफोरा में। क्लेडोफोरा को थोड़ा सा आप इसको हाईलाइट कर लेंगे, आमतौर पर पूछा जाता है इसका ब्रांच फिलामेंट का। बाकी बातें सिंपल है, तैयार कर भी लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं भी तैयार करेंगे तो कोई इतना इशू नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, एल्गल पिगमेंट, मतलब क्लोरोफिल की बात करना चाह रहा हूँ कि किस एलजी के अंदर कौन सा क्लोरोफिल मौजूद है। आप कहेंगे ये तो तैयार करना टफ होगा, नहीं, ये तैयार करना टफ नहीं, बहुत आसान बात है आपके लिए। मतलब यहाँ पर आपको जैसा कि मेंशन किया हुआ है क्लोरोफिल बी का, सी का, डी का, ई का। मैं जब तैयारी करता था, मैं कैसे तैयार कर लेता था कि हाँ जी, जो क्लोरोफिल डी है ये रोडोफाइटा मतलब रेड एलजी के अंदर मौजूद है, और जो क्लोरोफिल सी है ये जेंथोफाइटा के अंदर मौजूद है। ठीक है, मतलब बाचेरिया वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, उनके अंदर मौजूद है। बाकी हमारे लिए तैयार करना आसान होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ए तो सबके अंदर मौजूद है, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, डी और ई को आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद आप तैयार कर लें इसको, क्लोरोफिल सी को। क्लोरोफिल सी हमने कहा ब्राउन एल्जी के अंदर मौजूद है, फेओफाइटा के अंदर, और डायटॉम वगैरह के अंदर मौजूद है, मतलब बेसिलियोफाइटा के अंदर या पायरोफाइटा के अंदर मौजूद है। तो दो इंपॉर्टेंट इनके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं, फेओफाइटा के बारे में और बेसिलियोफाइटा, मतलब डायटॉम पिनोलेरिया की बात कर रहे हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल सी मौजूद होता है। ये दो पॉइंट्स आप अच्छे से तैयार करेंगे, मेरा ख्याल है कि आपके माइंड से ये स्किप नहीं होंगे। उसके बाद बात करते हैं क्लोरोफिल बी की। तो हमने कहा ग्रीन एल्जी यानी क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा उनके अंदर मौजूद है, या ये अयुग्लिना के अंदर मौजूद होता है। मतलब अयुग्लिना का आपसे कम ही पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा क्लोरोफिल बी किस अंदर मौजूद है, तो आपके लिए क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा मतलब ग्रीन एल्जी की बात हो रही है। और इस तरीके से क्लोरोफिल सी आपको बता दिया ब्राउन एल्जी के अंदर मौजूद है, और बेसिलियोफाइटा मतलब गोल्डन एल्जी की बात हो रही है, पिनोलेरिया की बात हो रही है, उसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद पिगमेंट हो गए, ठीक है, क्लोरोफिल ये सब के अंदर मौजूद है। रिजर्व फूड की बात करेंगे, रिजर्व फूड किस एलजी के अंदर कौन सा मौजूद है। आप कहेंगे क्या कुछ हमें मुश्किल कामों में फंसा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए तैयार करना आसान है, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें आपको ट्रू स्टार्च नजर आ रही है कि इसके अंदर मौजूद है, ग्रीन एलजी के अंदर मौजूद है, मतलब क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा के अंदर मौजूद है, ट्रू स्टार्च मौजूद है। इसके बाद अयुग्लिनोफाइटा, ये तो आपको पहले पता है कि इनका यही बहस चलती है कि इसको प्लांट में रखा जाए या एनिमल से जबलस रखते हैं। बहरहाल इसको एलजी में इतना मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। अयुग्लिनोफाइटा में पैरा माइलन स्टार्च मौजूद होती है। क्राइसोफाइटा इसमें ल्यूकोसिन, जेंथोफाइटा ल्यूकोसिन, बेसिलियोफाइटा इसमें ल्यूकोसिन मौजूद है। बाकी जो फेओफाइटा ब्राउन एल्जी है उसके अंदर मैनिटॉल मौजूद है, इसका आप खास तौर पे तैयार कर लेंगे। बाकी पिगमेंट में बाकी भी रिजर्व फूड मटेरियल हो सकते हैं, बहरहाल मेन जो है फेओफाइटा में मैनिटॉल है। बाकी ट्रू स्टार्च इसके अंदर मौजूद है, ग्रीन एल्जी के अंदर क्राइसोफाइटा, जेंथो और बेसिलियोफाइटा में क्या मौजूद है, ल्यूकोसिन मौजूद है। अच्छा, सियानोफाइटा में यहाँ पर लिखा सियानोफाइसन स्टार्च मौजूद है। आप कहेंगे हमने तो ग्लाइकोजन पढ़ा था,
एफएससी की बुक में, ठीक है सेम ही है, पर उससे रिजेम्बलेंस होने की वजह से उसको ग्लाइकोजन एफएससी की बुक में लिखा है, इसमें साइनोफाइसिन स्टार्च मौजूद होती है। ये आपको पिगमेंट्स के बारे में बताया और रिजर्व फूड के हवाले से आपको बताया किस एलजी में कौन सी, खास तौर पे इसमें जो आपको मैनिटॉल बताया हुआ है उसको आप हाईलाइट कर लें, ये कुछ यूनिक है बात जो कि फियोफाइटा में मौजूद है। एल्गल फ्लेजेला, फ्लेजेला की मौजूद होना या एब्सेंट होना, उसकी अरेंजमेंट, ये आपने नेक्स्ट पॉइंट पे तैयार करना है। लेकिन दो एलजी ऐसे हैं जैसे कि रोडोफाइटा, साइनोफाइटा, दोनों के अंदर फ्लेजेला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बाकी तमाम एलजी के अंदर क्या है, मौजूद है। कम से कम फ्लेजेला का आप इतना तैयार कर सकते हैं, साइनोफाइटा रोडोफाइटा में फ्लेजेला क्या है, एब्सेंट है, बाकी एलजी में मौजूद है। अच्छा, अब जिनके अंदर मौजूद है उसमें फ्लेजेला की यहाँ पर टाइप्स बताई हुई हैं, दो तरह की, एक वाइप्लैश फ्लेजेला है, दूसरा टिन सेल फ्लेजेला है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा में बताया हुआ है कि 2 इक्वल फ्लेजेला मौजूद है, मतलब कौन सी टाइप के, विप्लैश टाइप के फ्लेजेला मौजूद है। उसके बाद ज़ेंथोफाइसी में बताया हुआ है कि 2 अनइक्वल है, मतलब एक टिन सेल है जिसके ऊपर हेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा विप्लैश मौजूद है। बेसिलियोफाइटा है, यहाँ पर आपको एक टिन सेल फ्लेजेलम ही दिखाई दे रहा है। थियोफाइटा है, वहां पर आपको उसकी लेटरल साइड पे आपको दो फ्लेजेला दिखाए हैं, एक टिन सेल दिखाया है और दूसरा कौन सा दिखाया है, वाइप्लैश फ्लेजेला जो है वो दिखाया। विप्लैश जो है वो साइज में बड़ा है, ठीक है, छोटा है सॉरी यहाँ पर, और जो टिन सेल फ्लेजेलम है वो यहाँ पर आपको बड़ा करके दिखाया हुआ है। बहरहाल ये बातें आप अगर तैयार नहीं भी करते तो एक आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि ऑर्डोगोनियम के अंदर क्राउन ऑफ फ्लेजेला मौजूद होता है। ये बात अक्सर एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है, इसको आप क्या कर लेंगे, खास तौर पे हाईलाइट कर लेंगे ऑर्डोगोनियम के बारे में। ठीक हो गया, क्राउन ऑफ फ्लेजेला मौजूद है, इतना तो कम से कम आपका हक बनता है, आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में तमाम एलजी के अंदर पालिनाइड की बात करेंगे। सबसे पहले पता हो पालिनाइड है क्या, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, मतलब रिजर्व प्रोटीन के तौर पर मौजूद होते हैं ये एलजी के अंदर। किसके अंदर एब्सेंट है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, जो साइनोफाइटा है उनके अंदर क्या है, एब्सेंट है। बाकी एलजी जहाँ पर जितनी बताई हुई है उसके अंदर क्या है, ये मौजूद है। हाँ, कैरोफाइटा में भी क्या है, पालिनाइड एब्सेंट है, और साइनोफाइटा के अंदर भी पालिनाइड क्या है, एब्सेंट है। बाकी के अंदर मौजूद है, आप कम से कम इतना एटलीस्ट लाजमी तैयार करेंगे, ठीक है। ये कॉमन आपसे पूछा जाता है, ज्यादा डीप में हो सकता है ना पूछा जाए, अगर पूछा जाए हम अक्सर तैयार कर लेते थे। मतलब रोडोफाइटा में मौजूद है विद स्टार्च शीथ, मतलब प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है पालिनाइड, उसके गिर्द क्या मौजूद है, स्टार्च शीथ। और जो पायरोफाइटा है उसके अंदर भी सेम सेम वही रूल है, पालिनाइड मौजूद है विद स्टार्च शीथ। बाकी क्राइसोफाइटा, फ्योफाइटा और यूग्लिनोफाइटा, उसके अंदर वो बता रहा है कि नेक्ड पाइरिनाइड मौजूद है, मतलब उसके गिर्द स्टार्च शीट मौजूद नहीं है। अब बाकी फिर बता रहा हूँ, नहीं भी तैयार करेंगे, कम से कम सियानोफाइटा का, कैरोफाइटा का आप तैयार करेंगे कि इसके अंदर पाइरिनाइड क्या होते हैं, एब्सेंट है। बाकी एलजी के अंदर जो है वो मौजूद है। इतना ज़्यादा तैयार नहीं भी कर सकते तो कम से कम एटलीस्ट इतना लाजमी तैयार करेंगे। उसके बाद काइंड्स ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर, किस एलजी के अंदर कौन से ए सेक्सुअल स्पोर मौजूद है, ये भी आप कहेंगे कि हमें मजीद ज़्यादा मुश्किल काम में फंसा रहे हैं। बहरहाल बता देता हूँ, चंद एक आप इसे क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ज़्यादा नहीं भी तैयार करें तो कोई इशू नहीं है। जूस्पोर का बताया हुआ क्लेमेटोमोनास में वाचेरिया में मौजूद है। ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, वाचेरिया में मौजूद है, क्लोरेला में मौजूद है। हिप्नोस्पोर ये भी इसी से बनते हैं, ए प्लेनोस्पोर से बनते हैं, क्लेमेटोमोनास में मौजूद है। एकाइनेट्स होते क्या हैं, पेरिनेशन के तौर पे यूज होते हैं। पेरिनेशन से मुराद है कि एक रेस्टिंग स्टेज है, क्लेडोफोरा में मौजूद है। सिस्ट अयुग्लिना में मौजूद है। स्टेटोस्पोर डायटॉम, बस इसमें ये पॉइंट आप तैयार कर लेंगे, स्टेटोस्पोर जो है वो डायटॉम में मौजूद है। उसके बाद मोनोस्पोर रोटोफाइटा में, ये हम आगे जाकर जब उसका लाइफ साइकिल देखेंगे तो हमें याद करने की जरूरत नहीं होगी, बार हमारे माइंड में रह जाएंगे कि रोटोफाइटा के अंदर मोनोस्पोर मौजूद है। और जो कार्पोस्पोर्स हैं ये पोलीसाइफोनिया में मौजूद है, ये भी हम आगे जाके लाइफ साइकिल में देखेंगे, तो आप देख लेंगे कि यहाँ पर कार्पोस्पोर भी मौजूद होते हैं। और सबसे एंड में हार्मोस्पोर बताया हुआ है, ये साइनोफाइटा के अंदर मौजूद होते हैं। लाइफ साइकिल की तरफ आना चाह रहा हूँ कि किस एलजी के अंदर कौन सा लाइफ साइकिल जो है वो चलता है। ठीक हो गया, तो लाइफ साइकिल की बात होती है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, लाइफ साइकिल भी क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्किप कर देते हैं कि यार ये कैसे तैयार रखेंगे, तैयार करेंगे कि किस एलजी के अंदर कौन सा लाइफ साइकिल मौजूद होता है।
बहरहाल लाइफ साइकिल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बता दें कि सेल जी के अंदर, बताने जा रहा हूँ कि सेल जी के अंदर कौन सा लाइफ साइकिल मौजूद है। तो ये लाइफ साइकिल चलता कैसे है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसकी डिटेल आगे आएगी, फिलहाल हम जस्ट ये देखना चाह रहे हैं कि सेल जी के अंदर कौन सा लाइफ साइकिल चल रहा है। हैप्लॉन्टिक है क्या, ये हम एंड पे देखेंगे। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैरोफाइटा में मौजूद है, स्पैरोजेरा के अंदर मौजूद है, यूलोथ्रिक्स के अंदर मौजूद है, क्लेमेडोमोनास में मौजूद है और ओडोगोनियम के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसके अंदर मौजूद है, अल्वा के अंदर मौजूद है, क्लेडोफोरा, ये ग्रीन एल्जी है, और ब्राउन एल्जी में एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा के अंदर मौजूद है। इसके बाद है हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, जिसे हम हैप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं, ये प्रीमिटिव एल्जी के अंदर मौजूद है। उसके बाद चौथे नंबर पे बात करना चाह रहा हूँ हैप्लॉन्टिक, मतलब फेजिक साइकिल है। इसके अंदर 3 स्टेजेस आपको ऐसे मिलेंगी जो कि हैप्लॉइड होगी। हैप्लो हैप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा गया है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, इसको आप लाद में तैयार करेंगे। एक बात पक्का याद रखना है कि ये बट्रैकोस्पर्मम के अंदर मौजूद है, जो कि रेड एल्जी है, ठीक है। और इसी तरीके से डिप्लो डिप्लो हैप्लॉन्टिक, ये भी ट्राइफेजिक है, मतलब 2 स्टेजेस उसकी डिप्लॉयड हैं और एक कौन सी है, वो हैप्लॉइड है। ये पॉलीसाइफोनिया के अंदर है, ये भी आप क्या करेंगे, लाजमी तौर पर तैयार करेंगे। बाकी एलजी के अंदर चलो ये आप तैयार नहीं भी करते किस एलजी के अंदर कौन सा लाइफ साइकिल है, ये हैप्लो हैप्लॉन्टिक, डिप्लो डिप्लो हैप्लॉन्टिक, ये 2 लाइफ साइकिल आप पक्का अपने माइंड में बिठा लें कि कौन सा बट्रैकोस्पर्मम के अंदर मौजूद है, कौन सा पॉलीसाइफोनिया के अंदर मौजूद है। बाहरी लाइफ साइकिल चलते कैसे हैं, नेक्स्ट हम इसमें जाकर देखेंगे। अभी फिलहाल हम देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी, है भी आसान, ये अक्सर पेपर में आ जाती है और आप इसको मिस नहीं करेंगे। इनमें से कोई भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पे एगर एगर कहाँ से हासिल करते हैं हम, ये जेलिडियम से हासिल करते हैं, ग्रेसिलेरिया से हासिल करते हैं। इन दोनों को आप अच्छे तरीके से दोनों एलजी का नाम तैयार कर लेंगे। अल्जीनिक एसिड कहाँ से हासिल करते हैं, लेमिनेरिया से हासिल करते हैं। और अल्जीनिक एसिड यूज कहाँ पर होता है, आइसक्रीम वगैरह में यूज होता है। एगर एगर कहाँ यूज होता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग लैब में काम करते हैं उनको पता है एगर एगर कहाँ पर यूज होता है। कैराजिनन जो है, ये कहाँ से हासिल करते हैं हम, ये कॉन्ड्रस क्रिस्पस से हासिल करते हैं, ठीक है। कैराजिनन को तैयार करना पड़ेगा, ये भी मुख्तलिफ जिसे कहते हैं कि पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री के अंदर, और कैराजिनन कॉन्ड्रस से हासिल करते हैं। आयोडीन का सोर्स हमारे पास क्या है, कैल्प्स है, ठीक है। और इसके अलावा कैल्प्स हमारे पास सोर्स है किस चीज़ का, फोडर का, मतलब चारे का। एंटीबायोटिक अगर कोई एलजी से हासिल की जाती है तो क्लोरेला से हासिल की जाती है, क्लोरेलिन है एंटीबायोटिक का नाम है, जो कि इस क्लोरेला से हासिल की जाती है। इसके अलावा देखें एलजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, कुछ स्टेजेस हैं, वो आपको बताने जा रहा हूँ कि वो अक्सर इससे पहले एग्जाम में पूछी गई हैं, और उन तमाम के तमाम पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, अपने माइंड में बिठा लेंगे। क्योंकि देखें आप सोच रहे हो कि मैं एक एक एलजी को यहाँ पर नहीं डिस्क्राइब कर रहा। आपको देखें जो आपकी बीएससी के सिलेबस में है, आप उनको सिर्फ जनरल करेक्टर अगर आपको आते होंगे तो आप ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ बिल्कुल कि आपका कोई एमसीक्यू वहाँ पर जो है वो स्किप नहीं होगा। बहरहाल यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। सबसे पहले पाल्मेला स्टेज बताई हुई है, इसके अंदर मौजूद होती है, मेटामोनास के अंदर मौजूद है और एनाबीना के अंदर मौजूद है। ये पाल्मेला स्टेज है क्या, एक और एल्गा है जिसका नाम पाल्मेला है, उससे जिसे कहते हैं कि ये स्टेज की रिजेम्बलेंस होने की वजह से इसको नाम देते हैं पाल्मेला स्टेज का। पाल्मेला स्टेज रिप्रोडक्शन के दौरान मौजूद होती है, किसके दौरान, इसके अंदर क्लेमाडोमोनास के अंदर या एनाबीना के अंदर। गांग्रोसायरा स्टेज है, ठीक है, ये भी एक और एल्गा है, उसके नाम से है गांग्रोसायरा, ठीक है। ये स्टेज किसके अंदर मौजूद है, वाचेरिया के अंदर मौजूद है। इसको भी आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे, ये आपने स्किप नहीं करना। उसके अलावा आक्सोस्पोर फॉर्मेशन, ये किसके अंदर होता है, ये भी वाचेरिया। आक्सो का मतलब होता है ग्रो करना, मतलब आपको पता है वाचेरिया जो है उसके अंदर, अगर आप उसको थोड़ा सा पढ़ रखा है, उसके अंदर जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें मुसलसल उसका साइज जो है वो कम होता जाता है। एपिथेका और हाइपोथेका के वाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो सॉरी वो अ, तो वहाँ पर हमने कहा कि आक्सोस्पोर जो है, हमने कहा कि ये इसका काम ये होता है कि ये सेल के साइज को ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है।
और इस पॉइंट को थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। आक्सोस्पोर फॉर्मेशन फिलहाल आप इतना तैयार कर लें कि वाचेरिया के अंदर मौजूद है। और फर्दर हार्मोगोनिया, एकाइनेट्स, हेट्रोसिस्ट किसके अंदर मौजूद है? ये हमने कहा कि नॉस्टॉक के अंदर मौजूद होते हैं। ये आप एफएससी में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हार्मोगोनिया क्या है? छोटे छोटे चेन ऑफ सेल्स हैं। एकाइनेट्स क्या है? पेरिनेशन के लिए यूज होते हैं, मतलब रेस्टिंग स्टेज को पास करने के लिए। हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अलावा प्लाकिया स्टेज, इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार करें कि प्लाकिया स्टेज जो है ये वाल्वक्स के अंदर मौजूद होती है। कर्व्ड 8 सेल प्लेट है जिसको हम नाम देते हैं प्लाकिया स्टेज। ठीक है, देखिए वाल्वक्स के अंदर मौजूद है और उसके करीब वाले जितने भी बाकी मेंबर हैं उनके अंदर मौजूद है। ये जो 8 सेल प्लेट लिखा हुआ है ये वाल्वक्स का कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब इसी किसी और मेंबर जो के अंदर ये नंबर ऑफ सेल जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, बहरहाल स्टेज का नाम वही प्लाकिया स्टेज है। ये बात भी एमसीक्यूज में काफी बार पूछी गई है, इसको आप लाजमी तौर पे तैयार करेंगे। प्लाकिया स्टेज किसके अंदर मौजूद है? वाल्वक्स के अंदर मौजूद है। उसके बाद सिनोबियम जो है ये कॉलोनी है, ये भी इसी फैमिली वाल्वोकेसी का करेक्टरिस्टिक्स है। मतलब एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट होती है सेल्स की और पार्टिकुलर नंबर होते हैं कुछ मखसूस, जिसकी वजह से हम उस कॉलोनी को नाम दे रहे होते हैं सिनोबियम का, और ये भी इसी फैमिली का ही करेक्टरिस्टिक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आमतौर पर एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब अक्सर स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि तमाम की तमाम एलजी जो है उसके क्लोरोप्लास्ट की शेप को कैसे तैयार करें। आपने सबका तैयार नहीं करना, जो आप यहाँ पर बता रहे हैं जस्ट यही बार बार अक्सर जो है रिपीट होते हैं क्वेश्चन और आपसे पूछे जाते हैं। मतलब गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर मौजूद है? यूरोथ्रिक्स के अंदर मौजूद है। इस तरीके से रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट ये किसके अंदर मौजूद है? हाइड्रोडिक्टियन, जिसको हम वाटर नेट के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोडिक्टियन, उसके अंदर मौजूद है रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा एक और करेक्टरिस्टिक है सिनजोस्पोर, ये किसके अंदर होते हैं? वाचेरिया के अंदर होते हैं। आगे जाकर बताएंगे कि उनके नंबर कितने होते हैं, किससे मेल सेक्स, कितने से मेल सेक्स बनते सेक्स सेल बनते हैं, और कितने जो इन्वॉल्व है फीमेल की डेवलपमेंट में। बहरहाल कैप सेल अक्सर पूछा जाता है, कैप सेल किसके अंदर मौजूद होते हैं? आर्डोगोनियम के अंदर मौजूद होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इनका? कि ये डिवीजन में, सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करते हैं। कैप सेल मौजूद है आर्डोगोनियम के अंदर। इसके अलावा एक और क्लोरोप्लास्ट की शेप यहाँ पर स्टीलेट क्लोरोप्लास्ट, ये जिग्निमा के अंदर मौजूद है। मतलब जिग्निमा क्या है? ये भी ग्रीन एल्जी है, उस ग्रुप में मौजूद है जहाँ पर स्पायरोजेरा मौजूद है। ठीक है, तो स्टीलेट क्लोरोप्लास्ट मौजूद है जिग्निमा के अंदर। नेक्स्ट देखते आएंगे तो 5 हाँ जी, पोल्यूशन इंडिकेटर आपको बताया हुआ है यहाँ पर, ऑसिलेटोरिया बताया हुआ है। पोल्यूशन इंडिकेटर, देखिए पोल्यूशन इंडिकेटर की तरफ आप जाएंगे, आप नेट पे देखेंगे, बुक पे देखेंगे, आपको बहुत सारी एलजी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर एक और भी बात बताता चलूँ कि ऑसिलेटोरिया की ऐसा नहीं है कि सारी स्पीशीज ही पोल्यूशन इंडिकेटर हैं, बल्कि ऐसी बहुत सारी स्पीशीज है जो पोल्यूटेड वाटर के अंदर भी क्या करती हैं, ग्रो कर जाती हैं। बहरहाल एफएससी लेवल पे तो पूछा जाता है पोल्यूशन इंडिकेटर क्या है, ऑसिलेटोरिया है। शायद अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको भी माइंड में रख लेंगे। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिक कैरेक्टर है राइजाइडल सेल। देखिए राइजाइड आमतौर पे एलजी के अंदर मौजूद नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये यूलोथ्रिक्स है, ग्रीन एलजी है। आपने एक और पॉइंट भी नोट करना है कि जितने कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स का बताया कि इसके पास राइजाइडल सेल मौजूद है, ये तमाम के तमाम प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, एलजी के नहीं है। मतलब तमाम से मुराद ये है कि जो पहला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, राइजाइडल सेल, ये यूलोथ्रिक्स के अंदर मौजूद है। ये हमने कहा कि इसका कैरेक्टर है प्लांट का, ठीक है। इस अमराज ये है कि ये एलजी जो है, ग्रीन एलजी जो है, ये कुछ क्या है, एडवांस है बाकी एलजी के मुकाबले। बाहर कौन सी एलजी ज्यादा एडवांस है, इसको एंड पे हम देखेंगे, या एंड पे इसके नतीजे पे पहुंचेंगे। अच्छा, एक और एलजी है स्पायरोजेरा, उसका कॉमन नेम अक्सर पूछ लिया जाता है, कॉमनली इसको क्या बोलते हैं? वाटर सिल्क बोलते हैं, पॉन्ड्स कम बोलते हैं, ये दोनों नाम यहाँ पर मेंशन है। ऐसा क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि उनके गिर्द क्या होती है, एक म्यूसिलेज लेयर मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो काफी स्लिपरी होता है, इसलिए इसको नाम देते हैं वाटर सिल्का या पॉन्ड्स कम का नाम देते हैं स्पारोजेरा को। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पारोजेरा को, थोड़ा सा आप उसके जनरल चैप्टर लाभ भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर कंजुगेशन भी मौजूद होती है। मतलब इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, वो कौन सा है, कंजुगेशन होती है स्पारोजेरा के अंदर। ये भी आप पॉइंट क्या करेंगे, इसका यूनिक करेक्टर, इसको आप तैयार करेंगे।
स्पाइरोजेरा हो गया, और इसके बाकी जो बहन भाई हैं आप उसको देख लेंगे, मतलब इस ग्रुप में बाकी जो एलजी है उनको आप देख लेंगे। उसके बाद वांडर प्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है किस चीज का, वाचेरिया का, मतलब उसके ओगोनियम के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो सिनोसिटिक है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट है, उसको हम क्या नाम देते हैं, वांडर प्लाज्म का नाम देते हैं। ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। एक और करेक्टर आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्लम्पिंग ऑफ गैमीट्स, ये किस एलजी के अंदर देखने को मिलते हैं, एक्टोकार्पस के अंदर, मतलब ब्राउन एलजी है एक्टोकार्पस। वहां पर एग के गिर्द हम कहते हैं स्पर्म जो है वो एक क्लम्प बना लेते हैं, ठीक है, क्लस्टर बना लेते हैं, और उसको नाम देते हैं क्लम्पिंग ऑफ गैमीट्स का। ये एक्टोकार्पस का करेक्टरिस्टिक है। एक और करेक्टर है, बहुत अच्छा करेक्टर है, ट्रम्पेट हाइफी। आप कहेंगे एलजी के अंदर तो हाइफी मौजूद नहीं होते, ये हमें क्या बता रहे हैं। आप उसे ट्रम्पेट फिलामेंट के नाम से पढ़ सकते हैं, साथ मैंने ब्रैकेट में फिलामेंट भी लिखा हुआ है। ये लेमिनेरिया के अंदर मौजूद है, मतलब उसका जो लेमिनेरिया में 3 बेसिक पार्ट्स हम पढ़ते हैं, कौन कौन से। एक उसका हम लीफ लाइक ब्लेड पढ़ लेते हैं, स्टेम लाइक उसका स्टाइप पढ़ लेते हैं, और रूट लाइक उसका होल्ड फास्ट। तो इस टाइप की जो अनाटमी है वहां पर वो कहते हैं कि इसके अंदर ट्रम्पेट फिलामेंट मौजूद होते हैं। हालांकि ये ट्रम्पेट हाइफी जो है ये ऐसे फिलामेंट है, ये आमतौर पर फंजाई का करेक्टर है, लेकिन यहाँ पर भी हमने कहा ऐसे हाइफी या फिलामेंट मौजूद होते हैं लेमिनेरिया के अंदर। अच्छा, पिट कनेक्शन जो है, पिट आपको पता है हम पढ़ते हैं कि प्लांट के अंदर मौजूद होती है, पिट्स मौजूद होती है एडजेसेंट सेल्स में। अब ये मौजूद है पॉलीसाइफोनिया में। इस हिसाब से माइंड में जाता है कि यार पॉलीसाइफोनिया जो है वो जरा एडवांस एलजी है, ठीक है। देखिए कुछ एडवांस करेक्टर ग्रीन एलजी के अंदर मौजूद है, और कुछ एडवांस करेक्टर हमें पॉलीसाइफोनिया मतलब रेड एलजी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, गल्फ वीड जो है ये किसको बोलते हैं, ये सार्गेसम को, ये भी अक्सर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, इसको आप तैयार करेंगे। अच्छा, लार्जेस्ट यूनिसेल अर्गा किसको बोलते हैं, एसिटाबुलेरिया को बोलते हैं। मैंने लार्जेस्ट एलजी की बात नहीं की, वो आपको पता है वो ब्राउन एलजी ही एफएससी की बुक में भी मेंशन है। बहरहाल यहाँ पर जो लार्जेस्ट यूनिसेलर एल्गा है वो कौन सा है, वो एसिटाबुलेरिया है। अच्छा, एक और जो है एपिजोइक के नाम से है, बैक ऑफ टर्टल पे मौजूद होता है, प्रोटोडर्मा। ये एलजी जो है बैक ऑफ टर्टल पे मौजूद होती है, ये भी आप उसको उसी पॉइंट में जहाँ पर पहले इनकी हैबिटेट बताई थी वहीं पर ही मेंशन कर देंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा रेड कलर ऑफ सी किसकी वजह से होता है, ट्राइकोडेस्मियम की वजह से होता है, इसको ना भी करें तो इतना कोई इशू नहीं है। इवेक्शन का प्रोसेस है, इसको थोड़ा सर्च कर लीजिएगा प्रोसेस है क्या। इसमें क्लेडोफोरा के अंदर मौजूद है और एक्टोकार्पस के अंदर मौजूद होता है इवेक्शन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिनोसेटिक अलगा किसको बोलते हैं, वाचेरिया को बोलते हैं, ठीक है, पहले बता चुका हूँ कि मल्टी न्यूक्लिएट है। सिनोसिटिक अलगा वाचेरिया है। उसके अलावा थोड़ा सा कारा के वाले से बात करना चाहेंगे। कुछ एलजी है जिस तरह कारा हो गई, इसके अलावा रेड एलजी है, ग्रीन एलजी में स्पैरोजेरा हो गया, वाल्वक्स हो गया, इनके थोड़े जनरल करेक्टर आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा इनको सरसरी सा पढ़ लेंगे, बाकी डेवलपमेंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। कारा पहला पॉइंट ये है, इसको स्टोन वर्ड्स बोलते हैं। क्यों स्टोन वर्ड्स बोलते हैं, क्या ये स्टोन पे ग्रो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, होते होते पानी के अंदर ही हैं। बहरहाल आमतौर पे ऐसे वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं जहाँ पर कुछ लाइम वगैरह मौजूद होगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होगा, उन्हीं को अपने ऊपर क्या करते हैं, ये कर लेते हैं, इनक्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है, डिपॉजिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम इनको नाम देते हैं किस चीज़ का, स्टोन वर्ड्स का। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल बोलते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, नोक्यूल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और आप अगर आपने इसकी डायग्राम देख लेंगे ना, ग्लोब्यूल की और नोक्यूल की, ठीक है, मतलब जो उसकी फर्दर अनाटमी बताई हुई है, तो जो आगे मैं करेक्टर बताने जा रहा हूँ, कितने शील्ड सेल हैं, कितने मेनोब्रियम हैं, कितने कैपिचुलम मौजूद है, ये आपके लिए तैयार करना जो होगा वो आसान हो जाएगा। अगर आप एलजी में अक्सर टॉपिक्स हैं उनमें सिर्फ डायग्राम देखते जाएं तो बहुत सारे करेक्टर आपको वहीं से मिल जाएंगे। मतलब वो बताता है कि इसके अंदर एक पेडिसल मौजूद होता है, उसके अलावा 8 शील्ड सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, 8 शील्ड सेल। हर एक शील्ड सेल से क्या निकलता है, एक मेनोब्रियम सेल। कितने शील्ड सेल हैं, 8 हैं, तो 8 ही क्या होंगे, मेनोब्रियम सेल मौजूद होंगे। फिर फर्दर कहता है हर एक मेनोब्रियम से एक या एक से ज्यादा प्राइमरी कैपिचुलम जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, हर एक मेनोब्रियम से एक या एक से ज्यादा प्राइमरी कैपिचुलम। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर बताता है कि 6 सेकेंडरी कैपिचुलम जो है वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम ईच प्राइमरी कैपिचुलम। उसके बाद सेकेंडरी जो है कैपिचुलम, उसके ऊपर क्या मौजूद है, उससे फर्दर हम कहते हैं उसके ऊपर मौजूद है एंथ्रीडियल फिलामेंट।
और इस फिलामेंट में कितने सेल्स होते हैं? तकरीबन 5 to 200 सेल्स होते हैं हर एक फिलामेंट के अंदर। अब यहाँ पर आपसे पूछने वाली बात क्या है? पूछने वाली बात यही है कि आपसे शील्ड सेल्स है, मेनोब्रियम है, इनके नंबर कोशिश करें कि आप इसमें तैयार कर लें, ठीक है, या कम से कम इन सेल्स का नाम जो है ना, ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर बताए हैं, इन स्ट्रक्चर्स के नाम आप क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, कारा तो खास तौर पे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ कि नोक्यूल हैज 5 क्लोजली फिटिंग क्राउन सेल। देखें फीमेल सेक्स ऑर्गन है नोक्यूल, उसके अंदर नंबर ऑफ क्राउन सेल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि उनकी तादाद कितनी होती है? 5 होती है। अच्छा, इसी का साथ वाला, इसे आप कहते हैं कि दूसरा नाइटेला है, ठीक है, जिस ग्रुप में कारा है उसी ग्रुप में क्या मौजूद है? नाइटेला मौजूद है। उसके बस एक ही पॉइंट याद रख ले कि नाइटेला के अंदर जो क्राउन है उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं? 10 सेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका कारा के वाले से जो आपकी जो बातें बताना चाह रहा था वो सफिशिएंट है, ठीक है। हाँ, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी देख लीजिएगा किस तरीके से होती है। इसमें प्रोटोनिमा मतलब सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो है यहाँ पर मौजूद होता है। अब आप ये देखें, प्रोटोनिमा, जब भी प्रोटोनिमा की बात होती है हमारे ज़हन में फौरी तौर पर क्या आता है? ब्रायोफाइट्स आता है, ठीक है। मतलब ये भी करेक्टर किसका है? प्लांट का है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो है वो मौजूद होता है। तो इससे मुराद ये क्या है कि फिर माइंड में आता है कि यार ग्रीन एलजी जो है वो शायद ज़्यादा एडवांस है, जैसे कि ये करेक्टर जो है बहुत। और इससे रिलेटेड एक और भी करेक्टर है कि यहाँ पर सेक्स ऑर्गन की जो रिजेम्बलेंस है किसके साथ है? वो इसी जो ब्रायोफाइट है उसके साथ रिजेम्बलेंस है, जिसकी वजह से भी माइंड में यही जाता है कि यार ये जो ब्रायोफाइट्स है उनका ओरिजिन किससे हुआ? कैरोफाइटा से हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और नेक्स्ट आगे जाना चाह रहे हैं किसकी तरफ? रेड एलजी की तरफ। रेड एलजी में अक्सर 2-4 पॉइंट्स हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। एक्सपोर्टिंग सेल क्या है, ऑक्सिलरी सेल क्या है, और इसके अलावा प्लेसेंटल सेल क्या है, सिस्टोकार्प क्या है, कार्पोस्पोरेंजिया क्या है, और इस तरीके से कार्पोस्पोर क्या है, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट क्या है। ये बहुत सारी बातें जो है वहाँ पर देखने को मिलती है, और इससे जो है ना एमसीक्यूज भी अक्सर बन जाते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लेंगे कि उसका जो प्लेसेंटल सेल है पॉलीसाइफोनिया का, उसमें कौन कौन से फर्दर सेल मौजूद होते हैं इनके, जिनके प्लेसेंटल फिलामेंट के अंदर आप बताएंगे कि स्पोर्टिंग सेल मौजूद होता है, ऑक्सिलरी सेल मौजूद होता है, और एक स्टेराइल फिलामेंट मौजूद होता है। इस तरीके से सिस्टोकार्प मतलब फ्लोटिंग बॉडी जो है पॉलीसाइफोनिया की, किस किस चीज़ पर मुश्तमिल है? प्लेसेंटल एलिमेंट पे मौजूद है, उसको फिलामेंट बोल लें या प्लेसेंटल एलिमेंट बोल लें। उसी इसके अलावा गुनिमोब्लास्ट फिलामेंट, और गुनिमोब्लास्ट फिलामेंट जो है इसकी डेवलपमेंट किससे होती है? एक हेप्लॉइड न्यूक्लियाई से होती है, ओके हो गया। और हेप्लॉइड न्यूक्लियाई से बना गुनिमोब्लास्ट फिलामेंट, और गुनिमोब्लास्ट फिलामेंट के टर्मिनल पे मौजूद होता है कार्पोस्पोरेंजिया, और हर एक कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर क्या मौजूद होते हैं? कार्पोस्पोर मौजूद होते हैं। अच्छा, बहरहाल पेरिकार्प, कार्पोस्पोरेंजिया, गुनिमोब्लास्ट फिलामेंट, प्लेसेंटल एलिमेंट, ये मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टोकार्प बनाते हैं पॉलीसाइफोनिया की। इस तरीके से सिस्टोकार्प जो है ट्रैकोस्पर्मम की किस चीज पर मुश्तमिल है? गुनिमोब्लास्ट फिलामेंट पे, कार्पोगोनियम और कार्पोस्पोर इस पर मुश्तमिल है। ये बातें भी आप क्या कर लेंगे? इस पे नोट कर लेंगे। सिस्टोकार्प के हवाले से पूछा जाता है कि वो फर्दर कौन कौन से एलिमेंट पर मुश्तमिल है। अच्छा, कुछ मजीद बताना चाह रहे थे, जैसे पाल्मेला स्टेज पहले बताया, इमोबाइल रिप्रोडक्टिव फेज है, किससे रिजेम्बलेंस रखता है? एक एलजी है जिसको पाल्मेला का नाम दिया। ब्लाकिया स्टेज क्या है? कर्व्ड 8 सेल प्लेट है। ऑटोस्पोर किसको बोलते हैं? ऐसे स्पोर्स को बोलते हैं जिनकी जो है बिल्कुल वैसी ही शेप हो जैसा कि जिनसे वो बने हैं, मतलब अपने पेरेंट सेल से। सिनोबियम किसको बोलते हैं? कॉलोनी ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ सेल अरेंज इन अ स्पेसिफिक मैनर। ये बातें थोड़ा मैं तेजी से बोलना चाहूंगा। कैप सेल एडोगोनियम के सेल डिवीजन में, और ज़ूस्पोर रंजिया की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। पेज नंबर 7 पे जाना चाह रहा हूँ। स्पाइरो जरा बता दिए, पॉन्ड्स कम या वाटर सिल्क किससे बोलते हैं? उसमें म्यूसिलेज शीथ मौजूद होती है। इसके अलावा गोंग्रोसायरस स्टेज बता चुका है, नदर अलगा है उससे रिजेम्बलेंस की वजह से। पिनोलेरिया के अंदर एपिथेका मौजूद है, हाइपोथेका मौजूद है, गर्डल मौजूद है, और एक बैंड मौजूद होता है जिसको रेफी का नाम दिया। इसके अलावा पोलर नेड्यूल मौजूद है और सेंट्रल नेड्यूल मौजूद है। मतलब डायग्राम यहाँ पे क्या कर लेंगे? सिर्फ तैयार कर लेंगे। अच्छा, एक और करेक्टर बताना चाह रहे हैं कि किसका? ब्राउन एलजी का।
कि जाइगोटिक मायोसिस जो है वो हमने कहा कि ग्रीन एल्जी और रेड एल्जी के अंदर होती है, लेकिन ब्राउन एल्जी के अंदर क्या होती है, ये एब्सेंट होती है जाइगोटिक मायोसिस। फर्दर लाइफ साइकिल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। टेम्पेड हाफी बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट इन लेमिनेरिया। आप ग्रीन एल्जी के अंदर देखेंगे वहां पर जो उसकी मेन प्लांट बॉडी जो है अक्सर में वो कौन सी होती है, वो गेमिटोफाइट होती है। लेकिन ये जो ब्राउन एल्जी है जैसा कि लेमिनेरिया, यहाँ पर उसकी प्लांट बॉडी क्या है, वो हमने कहा स्पोरोफाइट है। इसके अलावा 32 मीजोस्पोर जो है वो बनाते हैं 16 मेल गेमिटोफाइट, 16 फीमेल गेमिटोफाइट बनाते हैं। ये बात भी आपको वाचेरिया के अंदर मैंने कहा था आपको बताएंगे, सॉरी इसके अंदर लेमिनेरिया के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, रोडोफाइटा में बता दिया पिट्स मौजूद होती हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर ट्राइकोजेन का नाम दिया। ओके हो गया। ये तो जो बातें मैंने नोट की थी यहाँ पर पॉइंट्स वो आपको बताना चाह रहा था। अब इसमें कंटिन्यू करें सर, मैंने म्यूट कर दिया। राजपूत। जयगम साहब, जयगम साहब ऑनलाइन हैं आप? आई थिंक जयगम साहब की तरफ से कोई इशू आ रहा है। बाज दफा नेट प्रॉब्लम भी आ जाता है, हो सकता है सर के पास, जयगम साहब के पास नेट का इशू आ रहा हो। जी जी बिल्कुल। और दूसरा वो फ़ोन से ऑनलाइन है ना, तो समटाइम ऐसे होता है कि कॉल वगैरह आ जाती है बीच में, तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। नहीं नहीं, एक मिनट कॉल। हाँ जी, आप बताएं, अब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ बस रही है आप आवाज वही अब? वेट कर रहे थे। जी अच्छा, वो आपको बताना चाह रहे थे, जो फोटो सामने शेयर किया हुआ है किसी बुक से शेयर किया हुआ है, तो ये आप देखेंगे तमाम की तमाम एल्जी, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, जेंथोफाइटा, बेसिलियोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, सानोफाइटा, इनमें मेन पॉइंट्स यहाँ पर फिर पिगमेंट्स बताए हुए हैं, और इसके अलावा रिजर्व फूड बताई हुई है, और नेचर ऑफ सेल कैसा होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लैजेला जो है वो आपको मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये पॉइंट आप स्किप भी कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आप इस टेबल को भी तैयार कर लेंगे जो इसमें से तो आप देख लें कि एलजी में आपके बहुत सारे पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर आपके तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा एक और टेबल आपको बताया हुआ था, आगे जाएं जरा। यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर बताए हुए हैं, काइंड्स ऑफ आपको बताए हुए, प्लास्टिड बताए हुए हैं, आप ये पॉइंट स्किप कर देंगे। अरेंजमेंट ऑफ थैलाकाइड इन प्लास्टिड, चलें आप थैलाकाइड की अरेंजमेंट भी जो है वो ना तैयार करें, वो इतना ज़्यादा डीप में आपसे नहीं पूछा जाता कि कितने थैलाकाइड जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर खास तौर पे पैरानाइड्स के बारे में बताया गया कि पैरानाइड जो है वो मौजूद हैं या एब्सेंट है, अगर मौजूद हैं तो वो नेक्ड हैं या उनके गिर्द कोई शीट मौजूद है, ये बताया हुआ है। और इसके अलावा काइंड एंड लोकेशन ऑफ रिजर्व फूड, ये भी आपको रिजर्व फूड का बताया हुआ है कि कौन सी रिजर्व फूड मौजूद है। ये इस टेबल में आपको बताया हुआ है, मैंने जो आपको नोट्स में चीज़ें बताई थी वो इस टेबल से ही ली थी। इसके बाद आ जाएंगे अपना बाबर साहब लाइफ साइकिल की तरफ, जो आप फोटो भेजे थे लाइफ साइकिल के एलजी के। बाबर साहब,
जी जी, लाइफ साइकिल की तरफ आएंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको बताया हुआ है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप देख रहे हैं कि ये डिप्लॉन्टिक है, कौन सा? ये वाला जो इस वक्त स्क्रीन पर है, ये डिप्लॉन्टिक अच्छा, लाइफ साइकिल है। स्क्रीन पे, ठीक है, मैं अपनी बुक से देख रहा था। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, मैं अच्छा, आपको सबसे बताता पहले, जाऊंगा, ये 24.10 डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सबसे पहले। अच्छा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि किसके अंदर मौजूद है। ये पिनुलेरिया के अंदर, मतलब बेसिलियोफाइटा के अंदर जो है ये मौजूद होता है। इसके अलावा ब्राउन एल्गी, जैसे कि आपको पहले बताया था, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है क्या? जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जो ब्राउन एल्गी है उसकी प्लांट बॉडी क्या है, वो स्पोरोफाइट है। ओके, मतलब डिप्लॉयड प्लांट बॉडी मौजूद है, स्पोरोफाइट है। उसमें गेम टेंजिया जो है यहाँ पर 2n यानी कि डिप्लॉयड बताए हुए हैं। उसके अंदर क्या होती है, हमने कहा कि मायोसिस होगी। मायोसिस के नतीजे में हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे और वो जब आपस में मिलेंगे, उसके मिलने पे क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट जर्मिनेट करके दोबारा से क्या बना देगा, हमने कहा स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बना देगा। लेकिन यहाँ पर ना कुछ एतराजात भी हैं, मतलब वो बोलते हैं कि इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हैप्लॉइड जनरेशन आपको क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर हैप्लॉइड जनरेशन आपको सिर्फ गैमीट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक हो गया। बाकी वो कहते हैं एक ही प्लांट बॉडी देखने को मिल रही है, वो कौन सी है, स्पोरोफाइट। बहरहाल हम कह देते हैं कि एलजी के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद है, यानी कि स्पोरोफाइट और दूसरी गमीटोफाइट। गमीटोफाइट में सिर्फ हमारे पास गैमेट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट लाइफ साइकिल पे जाएं बाबर साहब। हाँ जी, ये है डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ये किसके अंदर मौजूद है? हमने कहा क्लेडोफोरा के अंदर मौजूद है, अल्वा के अंदर मौजूद है, एक्टोकार्पस के अंदर मौजूद है। ये आप इसे ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखें, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी मौजूद है, उससे उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है, स्पोरेंजियम की। और स्पोरेंजियम के अंदर मायोसिस से क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। स्पोर जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके गमीटोफाइट, मतलब ट्रू जनरेशन बन रही है। ये गमीटोफाइट, इसके अंदर सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट होगी, उसमें गैमीट्स बनेंगे माइटोसिस से, वो आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट। इसको बोलते हैं ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये लाइफ साइकिल कौन सा है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। किसके अंदर मौजूद है, ग्रीन एल्गी के अंदर मौजूद है, एक्टोकार्पस के अंदर मौजूद है, अल्वा के अंदर मौजूद है। आगे जाएं। हाँ जी, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात की है, ये भी ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, एक ही प्लांट बॉडी है, मतलब गेमिटोफाइट। ये भी ग्रीन एल्गी के अंदर मौजूद होता है, गेमिटोफाइट। उसके ऊपर गेम टेंजिया, मतलब वो कहते हैं कि इसके अंदर माइटोसिस होगी, माइटोसिस से गैमीट्स बनेंगे और गैमीट्स आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। जो जाइगोट है उसके अंदर मायोसिस होगी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जाइगोटिक मायोसिस करेक्टरिस्टिक्स है किस चीज का, ग्रीन एल्गी का है और रेड एल्गी का है। इसके नतीजे में स्पोर बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा से गेमिटोफाइट, मतलब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो है वो बना देंगे। ये ग्रीन एल्गी के अंदर मौजूद होता है लाइफ साइकिल। नेक्स्ट आगे। ये ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल आ गया, जैसे कि हमने बात की पोलिसेफोनिया के अंदर। ये सर रेड एलजी का है। हाँ जी, है रेड एल्गी का, पोलिसेफोनिया की बात हो रही है। जी अच्छा, पोलिसेफोनिया के अंदर आपको बता दिया था कि लाइफ साइकिल कैसा चल रहा है, आप रिकॉल करेंगे तो आपको बताया था कि इसके अंदर हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल जो है, सॉरी, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है ये मौजूद होता है पोलिसेफोनिया के अंदर, जबकि बट्रैकोस्पर्मम के अंदर हैप्लो हैप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बहरहाल यहाँ पर देख लेंगे, प्लांट बॉडी क्या है, गेमिटोफाइट है, मतलब हैप्लॉइड है। उसके अंदर सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट होगी और सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमीट्स बनेंगे माइटोसिस से, और ये गैमीट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे।
जाइगोट जर्मिनेट करके क्या बना रहा है, कार्पोस्पोरोफाइट। ठीक है, देखिए ये पहली डिप्लॉयड जनरेशन बन रही है, कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट के इस पे फर्दर इस पे ग्रो करेंगे कार्पोस्पोरेंजिया, उसके अंदर फॉर्मेशन होगी कार्पोस्पोर की, कार्पोस्पोर जर्मिनेट करेंगे, एक और जनरेशन, एक और डिप्लॉयड जनरेशन है जिसको टेट्रास्पोरोफाइट का नाम दिया है, फ्री लिविंग है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टेट्रास्पोरोफाइट। इसके अंदर टेट्रास्पोरेंजिया की डेवलपमेंट होगी, उसके अंदर फिर मायोसिस होगी, टेट्रास्पोर बनेंगे, जर्मिनेट करेंगे, गमीटोफाइट प्लांट बॉडी बना देंगे। मतलब दो स्टेजेस यहाँ पे डिप्लॉयड है और एक क्या है वो हैप्लॉयड है। इसको बोलते हैं डिप्लो डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। और किसके अंदर मौजूद है, हमने कहा कि ये पॉलीसाइफोनिया के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलें आगे। ये लास्ट लाइफ साइकिल यहाँ पर आपसे डिस्कस करने जाएंगे, कौन सा है, एक और है ट्राइफेजिक है जिसको हेप्लो हेप्लो हेप्लॉन्टिक का नाम देते हैं और बट्रैकोस्पर्मम के अंदर मौजूद है। प्लांट बॉडी क्या है, गमीटोफाइट हैप्लॉइड है। उसके अंदर सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट होगी, यही सेक्स ऑर्गन जो है इनके अंदर गैमीट्स बनेंगे माइटोसिस से और वो आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। मतलब ये जाइगोट क्या है, जहाँ पर डिप्लॉयड जनरेशन है। और जाइगोट के अंदर मायोसिस होगी, उसके अंदर मायोसिस से कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोरेंजिया और कार्पोस्पोरेंजिया पे कार्पोस्पोर की डेवलपमेंट होगी और ये जर्मिनेट करके चांट्रांशिया स्टेज बनाते हैं। चांट्रांशिया स्टेज भी करेक्टरिस्टिक है किस चीज का, इस बट्रैकोस्पर्मम का। ये भी एक अलगा है, उससे रिजेम्बलेंस की वजह से इसको नाम देते हैं चांट्रांशिया स्टेज और ये फर्दर गमीटोफाइट बना देगी। देखिए ये जनरेशन जो है इसको नाम देते हैं हेप्लो हेप्लो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का नाम देते हैं। जी बाबर साहब। ओके हो गया, कंप्लीट हो गया। जी सर, ये ख़त्म हो गया जो आपने शेयर किए थे। हाँ जी, मैं आपको फिर ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत सारी चीजें आपको वो बताई हैं जो सिर्फ याद करने वाली हैं। ठीक है, कंसेप्ट वाली बातें इसमें बहुत कम ही है कि आपसे पूछी जाएंगी। अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को जो आपको मैंने बताए हैं और ख़ास तौर पे ये बताया कि आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि एलजी में से आपको कोई क्वेश्चन जो है मिस होगा। बिल्कुल सर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है। कहने का मतलब ये कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं पॉइंट से ही पूछे जाते हैं जो आपने डिस्कस किए हैं सारे। तो यूँ समझ लें कि 1 घंटे में तकरीबन सारी एलजी जो है वो कवर हो गई है। हाँ जी, अलाउ कर दें कि कोई पूछना चाहे फिर भी मजीद कोई बात। जी, मैंने अलाउ किया हुआ है। ठीक है, एक तो हमने डिस्कस करना था एडवांस एलजी को, रेड एलजी और ग्रीन एलजी के हवाले से आज डे टाइम में बात हो रही थी। और अब्दुलरहमान साहब हैं और शगुफ्ता आफ्ताब ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी, पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जैगम साहब, मैंने आपसे ये पूछना था, थोड़ा डिले है, मैंने जो है वो अटेंड किया है ये प्रोग्राम। जो टेबल आपने दो डिस्कस किए हैं उसमें से अगर काइंडली रिपीट कर दें कि कौन कौन सी चीजें जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये शुक्रिया होगा आपका। हाँ, टेबल में से, जी जी। जी, मैं शेयर कर टेबल में देता हूँ। से मैंने देखे ये नोट्स आपको वैसे शेयर कर दिए हैं। टेबल में से जो दो मैंने आपको बताए थे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जी कि सर। जी, जो पहले वाला टेबल था उसमें आपको बताया था कि आपने पिगमेंट्स लाजमी तैयार करने हैं, मतलब किस एलजी के सही है अंदर सर। कौन सा क्लोरोफिल मौजूद है ये आपने लाजमी तैयार करना है। उसके अलावा जो रिजर्व फूड है ये आपने लाजमी तैयार करनी है, किस एलजी के अंदर कौन सी मौजूद है ये आपने लाजमी तौर पे तैयार करनी है। इसके बाद नंबर ऑफ फ्लैजेला और उसकी अरेंजमेंट ये आपने लाजमी तैयार करनी है। ओके, एक टेबल में से ठीक। ये बातें आपको बताई हैं। और जो दूसरा टेबल है उसमें से आपको ये बताया कि आपने पारिनाइड के बारे में खास तौर पे तैयार करना है, किस एलजी के अंदर पारिनाइड मौजूद है, किसके अंदर एब्सेंट है, अगर मौजूद है तो कैसा है, नेक्ड है या उसके गिर्द स्टार शीट मौजूद है। और इसके अलावा मजीद यही काइंड एलोकेशन ऑफ रिजर्व फूड, ये वही पहले वाली बात है आपसे डिस्कस कर ली है। तो ये पॉइंट्स आपने टेबल में से तैयार करने हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? हैंड रेज किया हुआ है, पूछ सकते हैं शगुफ्ता आफ्ताब और
समीन फातिमा, ये अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपसे पूछना था कि जो ये ग्रीन प्लांट्स के एंसेस्टर हैं वो कौन सा ग्रुप ख्याल किया जाता है, कारोफाइटा या क्लोरोफाइटा? कैरोफाइट, कैरोफाइट। उसमें विदाउट मैंने एनी आपको डाउट बताया ना क्लोरोफाइटा। कि जी कैरोफाइटा जो है इसको जी हम सर, मानते ठीक है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। अस्सलाम। सर प्लांट्स के एंसेस्टर्स किनको कहा जाता है कि मैंने एक रिसेंटली पेपर पढ़ा था तो उसमें वो कह रहे थे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन अगर हम बॉटनी पेपर ए को जो है वो करें तो उसमें ग्रीन एल्गी आता है, यानी क्लोरोफाइटा। तो ये बताइएगा प्लीज। जी जी, हम कैरोफाइटा को ही मानते हैं। कैरोफाइटा उसकी जब रीजन है, जब मैं ब्रायोफाइट को फर्दर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हम कैरोफाइटा को क्यों जो है इनसे मानते हैं कि कैरोफाइटा जो है उनसे इनकी एवोल्यूशन कैसे हुई। ठीक है, एक ये बात जो क्योंकि है आपसे। जी, हाँ, बाकी क्योंकि देखें जी सर कंटिन्यू करें। हाँ, उसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जिस तरह मेरे पास इस वक्त मौजूद है वशिष्ठा, ठीक है, इसमें ना एक से ज्यादा पॉइंट्स बताए होते हैं। मतलब एक यहाँ पर एक ऐसी एलजी बताई हुई है कि जो क्या मौजूद होती है, खुश्की पे मौजूद होती है, तो उसकी वजह से भी ख्याल किया जाता है कि ये भी हो सकता है इंसेस्टर हो। लेकिन हमने बात वो माननी है या वो यहाँ पे डिस्कस करनी है जो हमारी पेपर में भी मानी जाए और वो उसको राइट तस्वर किया जाए। तो वो आप यही कैरोफाइटा मतलब ग्रीन एलजी को ही मानेंगे। और जी एनीवन एल्स? सर एडवांस ग्रुप एलजी का हम किसे कंसीडर करेंगे, रॉडोफाइटा या ये क्लोरोफाइटा? अच्छा, देखिए देखें, मैं आपको यहाँ पर ये लास्ट टाइम भी हमारा डिस्कस हुआ था कि एडवांस ग्रुप किसको मानेंगे, क्लोरोफाइटा को या रोडोफाइटा को। देखिए मैं जब पॉइंट्स बता रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइजोडल सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब रेड एलजी की तरफ आया वहां पर आपको बताया पिट कनेक्शन मौजूद होती हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से बहुत सारे करैक्टर ऐसे हैं जिनको देखकर ये ख्याल आता है कि रोडोफाइटा है, और बहुत सारे करैक्टर ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है कि ये क्लोरोफाइटा जो है वो एडवांस एलजी है। बहरहाल जो पाकिस्तानी बुक्स में जो मेंशन किया होता है ना, आपको ये कहूँगा कि आप वही जो है वहां पर आप क्या करेंगे, ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे, क्योंकि अक्सर यूनिवर्सिटीज में यही रामे वगैरह पाकिस्तानी बुक्स जो है ना वो पढ़ाई जाती हैं। तो वहां पर दोस्त लास्ट टाइम ये बता रहे थे कि क्लोरोफाइटा जो जिनके पास है, मैंने नहीं पढ़ी कभी भी ये जितनी भी यहाँ पर बुक्स मौजूद होती है, मेरे पास अक्सर दूसरे ऑथर्स की हैं, तो सर ये उस लास्ट हिसाब टाइम से पीपीएससी में आया था ना क्वेश्चन यही, तो सबने मोस्टली रोडोफाइटा लगाए थे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आई थिंक क्लोरोफाइटा ही था इसका। जी जी, तो फिर आप क्लोरोफाइटा कर लें। मैंने बताया ना कि वो फिर ये एफएससी की बुक्स देख रहे होते हैं या आपके पास जो पाकिस्तानी बुक्स हैं मुख्तलिफ, वो वहां से देख रहे हैं, एमसीक्यूज बना रहे होते हैं और उसी को सही मान रहे होते हैं। हमारा जो हमारे यहाँ लिटरेचर चल रहा है ना उसमें ज़्यादातर बुक्स में क्लोरोफाइटा ही है, तो ऑब्वियसली जो है हम उसी तरफ ही जाएंगे। जी सर, थैंक यू। सर एक और कन्फ्यूजन थी एक्चुअली, अक्सर जो है जैसे नीट है ये इंडिया का, तो उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, आंसर्स वगैरह हम उनके देखते हैं। जब जब पाकिस्तानी ऑथर्स की बुक से उन्हें कंसल्ट करते हैं तो आंसर मैच नहीं करता, तब समझ नहीं आती किसको फॉलो करें। मैंने एलजी में भी बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं, तो और पीपीएससी में भी 4 ऑप्शन आ रहे होते हैं, नीट वाला ऑप्शन भी होता है और पाकिस्तानी ऑथर वाला भी होता है। अब वहां पे भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि किसको टिक करें, क्लोजली, मोर क्लोजली नीट को फॉलो करें या इसको फॉलो करें। अच्छा, ये जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बाबर साहब। मैं इसका आंसर करना चाहूंगा। लास्ट टाइम भी जब मैं अपीयर हुआ ना, तो ये पीपीएससी में लेक्चर बॉटनी में भी और एपी बॉटनी का टेस्ट जो है दोनों में मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था, और बॉटनी में मेरी सिलेक्शन हुई। तो उसमें ये था कि दोनों में मतलब एपी के टेस्ट में भी और लेक्चर के बॉटनी के टेस्ट में भी ऐसे एमसीक्यूज आए हुए थे जिनमें मैं समझता था कि आंसर जो है असल में आंसर कौन सा है, वो कौन सा है वही जो कि नीट में लिखा होता है या इंडियन बुक्स में लिखा होता है। और मुझे ये भी पता होता था कि यहाँ ये किसको ठीक आंसर मान रहे हैं, उसको ठीक आंसर मान रहे हैं जो कि पाकिस्तानी बुक्स में है, ठीक है। तो मैं बाकी लोगों को बता देता था कि यहाँ इस पर आप क्या कर सकते हैं, एतराज कर सकते हैं इन पे। बहरहाल आप उसी को करेक्ट करेंगे या उसी को आप टिक करेंगे
जो पाकिस्तानी बुक्स में मेंशन है। मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनके पास भी यही पाकिस्तानी बुक्स जो है देखी हैं, क्योंकि वो इसलिए शायद पढ़ा रहे होते हैं कि शायद स्टूडेंट्स के लिए इसमें से तैयार करना आसान है। ठीक है, बाल पढ़ाते होंगे अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छी बुक्स भी पढ़ाते होंगे। मैंने जो लोगों के हाथ में अक्सर देखे हैं पाकिस्तानी बुक्स, फिर उसी को जो है राइट आंसर जो है वो तस्वर कर रहे होते हैं। लेकिन सर अब सिचुएशन काफ़ी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि अब जो है डायरेक्ट इंडियन वेबसाइट से क्वेश्चन जो है वो उठा उठा के पीपीएससी ने पेपर बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे हालात में जो है ना तो मैं ना आप ना और कोई सजेस्ट कर सकता है कि किस एक को आप राइट माने, क्योंकि पेपर के दौरान ये नहीं पता होता कि उन्होंने क्वेश्चन इंडियन वेबसाइट से उठाया या पाकिस्तानी बुक से। तो ये तो पीपीएससी को चाहिए कि पेपर बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारे यहाँ जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको सामने रखा जाए और उसमें जो कुछ दिया गया है उसके मुताबिक पेपर बनाया जाए और की भी उसी मुताबिक बनाई जाए। अब जब किसी वेबसाइट से पेपर उठाया गया है और की उसी मुताबिक बनाई गई है और हमें जो लिटरेचर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है उससे तो वो टोटल कंट्रास्ट में आ रहा है। बहरहाल यहाँ पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना चाहेंगे। देखिए, आपके पास उधर, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर ये तमाम नोट्स और ये सब कुछ आपने तैयार किया हुआ होगा तो हर बार ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जो आपके लिए कंफ्यूजन होती है। वो ऐसे, इनकी तादाद ज्यादा नहीं होती, 2 होती है, 3 होती है, उनमें भी कोई ना कोई डिसाइड हो जाता है। अगर आपके बाकी एमसीक्यूज आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर रखे हैं तो मेरा ख्याल है आप लाजमी जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। मजीद नेक्स्ट कोई पूछना चाह रहा है कोई क्वेश्चन तो? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो? और आफाक साहब भी ऑनलाइन हैं, कुछ शेयर करना चाहें तो? सर आज का सेशन बहुत अच्छा था। पर्सनली एलजी को आपने बड़े अच्छे से कवर अप किया और यही कहना था, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन एग्जैक्टली क्लास आज बहुत मजे की थी कि इतना बड़ा पोर्शन जो है जिसे मुझे तो ये पहाड़ लगता है एलजी, लेकिन वाकईतन सर हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा था और कीप इट अप सर, थैंक यू। हाँ जी जी, वो आपको यही बताना चाह रहा था। यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब भी ये पता चलता था कि हाँ जी पीपीएससी के जो है सीट्स आ गई हैं, तो मुझे कभी भी परेशानी नहीं हुई। मैंने 2015 में अपीयर हुआ, उस वक्त मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ, फिर 2018 में मेरी फाइनल सिलेक्शन हुई। ये बार बार बताने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जितनी क्रिप्टो गेम है, चाहे एलजी है, फंजाई, ब्रायोफाइट, ट्रीडोफाइट, इसके अलावा जो फनेरो गेम है, ठीक है, इसमें जिम्नोस्पर्म और प्लांट की फैमिलीज, इनके मैंने ऐसे नोट्स अच्छे से तैयार किए हुए होते थे और नोट्स हर टाइम मेरे पास अवेलेबल होते थे। हम दोस्त अक्सर डिस्कस करते रहते थे, जिसकी वजह से किसी भी टेस्ट के अंदर शॉर्ट लिस्ट होना कोई मसला नहीं होता था। तो आप लोगों से भी ये सुजेस्ट करेंगे कि ये वो चीज़ें हैं जो लोग अक्सर छोड़ देते हैं, उनके लिए तैयार करना मुश्किल होता है। अगर आप इन्हीं नोट्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे या इसमें भी मजीद कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, तो मतलब नोट्स बनाए बगैर आप एलजी, फंजाई, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या प्लांट फैमिलीज को आप तैयार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको एक क्लू देना था कि ये एक रीज़न है, कोई भी शख्स किस आसानी से शॉर्ट लिस्ट हो सकता है। बहुत अच्छा। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और बड़ा मेजर पोर्शन आता है जो हमारे पीएससी के पेपर के अंदर जो है ना, और अक्सर हम कंफ्यूज भी हो रहे हैं। एलजी में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है, लास्ट टाइम भी जो अभी टेस्ट हुआ है उसके अंदर काफ़ी मेजर पोर्शन था इसका। तो आज के लेक्चर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद थी कि जो प्रिपेयर की जाएँ और वो आसानी से बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट किया जा सकता है। माशाल्लाह सर, बेगम साहब आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है वो लेक्चर डिलीवर किया है। जी जी, थैंक्स लॉट अफाक भाई, थैंक्स लॉट। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आगे जितने भी हमारे पास ये चल रहे हैं, एलजी है, फंजाई रह गई है, ब्रायोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ट्रिडोफाइट्स, जो है इसमें जो मेजर हमारा पोर्शन है वो कवर जैगम साहब ही कराएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कोई क्लास मिस ना कीजिएगा। हाँ जी, इसमें सर कोई मेंबर कोई इसमें कोई मजीद कोई ऐड करना चाहे या कोई सजेशन देना चाहे या कोई बात ऐसी हो जो यहाँ पे ना डिस्कस हुई हो या उसमें वो कोई ऐड करना चाहे जो हमारे नॉलेज में जी ना जी, हो, बिल्कुल बिल्कुल, वो लाजमी जरूर, जरूर ये तो शेयर किया जी करें। शेयर ये एक किया करें। हमारी म्यूचुअल एफर्ट है, डिस्कशन है, जिसमें सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। कोई किसी को कोई पॉइंट पता है तो वो क्लास के अंदर जरूर शेयर करे। वो म्यूचुअल शेयरिंग से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। ये सब मेंबर से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट। जी वालेकुम सलाम।
सर इसमें ना नोट्स में एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ सर। इधर ऑक्सो स्पोर्ट्स के सामने ना वो चेरिया लिखा हुआ था, लेकिन सर हमने जो आज तक पढ़ा है और जितना पता है मुझे सर, ऑक्सो स्पोर्ट्स तो होते हैं डायट, उसमें बेसिलियर और फाइटा में हाँ होते हैं। डायटॉम, बिल्कुल। मैंने ये जब वहां पर बताया ना तो वहां पर अचानक मैं भी कंफ्यूज हो गया कि बात ना इंडियन बुक्स में भी थोड़ा सा ना मिस्टेक होती है। मैंने से कहा इसको बाद में डिस्कस करेंगे, तो बाद में ये डिस्कस करना चाह रहा था कि आप उसको, बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया, उसको आप क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। कि नोट्स बनाते वक्त मैं जो कुछ बुक में था अक्सर पॉइंट जैसे लिख रहा था, कि बाद में जब मैं अचानक बोला तो मैं खुद भी परेशान हो गया कि ये डायटॉम जो है ना उसमें हम पढ़ते हैं कि जब उसके अंदर सेल डिवाइड कर रहा होता है उसका साइज जो है वो छोटा होता जा रहा होता है। उसके बाद ऑक्सोस्पोर की फॉर्मेशन के जरिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऑक्सो का मतलब होता है ग्रो करना, तो अपने साइज को ग्रो करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसको आप वाचेरिया को काट के ना काइंडली पिनुलेरिया कर लेंगे सब लोग, ठीक है। तो ये यस सर। बिल्कुल जैसा कि आपने, बहुत अच्छा पॉइंट है आपने जहाँ पर डिस्कस किया, थैंक्स अ लॉट। जी और कोई मेंबर शेयर करना चाहे कुछ? तो आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और आफाक साहब जैसे कह रहे थे कि कोई भी मेंबर है वो शेयर कर सकता है, क्योंकि मैं बताता चलूँ यहाँ पर हमारे पास जो टोटल मेंबर आए हैं रजिस्ट्रेशन जिन्होंने की थी, तो वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा था रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, पीपीएससी अटेम्प्ट। तो वहाँ से जो मुझे आइडिया हुआ उसमें काफ़ी सारे मेंबर जो हैं उनकी सेकंड अटेम्प्ट है या फर्स्ट अटेम्प्ट है, और कुछ की थर्ड अटेम्प्ट है। तो मेजॉरिटी जो थी वो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट वाली थी। तो हमारे पास काफ़ी सारे मेंबर ऐसे हैं जो पहले भी पीपीएससी का टेस्ट दे चुके हैं, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ठीक है जैगम साहब, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे ठीक सबके है, नॉलेज में इजाफा किया। जज़ाकल्लाह। ओके ओके। हाँ।